दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश के भोपाल में दो महिलाओं की मौत ने सनसनी मचा दी। दोनों जगहों पर दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। ग्रेटर नोएडा में महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा था। महिला के पिता ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में महिला के ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि न्यूज 18 की टीम जब महिला के ससुराल पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। पुलिस ने बताया महिला का नाम दीपिका था। उनकी शादी 14 महीने पहले जलपुरा इलाके के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई थी, लेकिन दीपिका के पिता ने जो एफआईआर लिखवाई उसके मुताबिक उनकी बेटी को शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। दीपिका के ससुराल वालों की तरफ से दहेज में 51 लाख कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की जा रही थी, यह इल्जाम है। दीपिका के पिता ने आरोप लगाया कि मांग नहीं पूरी होने पर ससुराल के लोगों ने बेटी को मार डाला और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। बेटी के साथ हुई घटना की खबर मिलते ही दीपिका के मायके में कोहराम मच गया। मां बेसुध हो गई, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसकी बहन के साथ क्या हो गया। बादलपुर के कुड़ी खेड़ा गांव के रहने वाले संजय नागर ने बेटी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को धूमधाम से जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक से की थी। दीपिका बीएड की पढ़ाई कर रही थी और ऋतिक लॉ की पढ़ाई। पुलिस की जांच में पता चला दीपिका के ससुर मनोज के 3 प्राइवेट स्कूल हैं। साथ ही वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम भी करते हैं। संजय नागर ने बताया कि उन्होंने अच्छा रिश्ता समझकर बेटी को धूमधाम से विदा किया था। शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आरपीओ गाड़ी दी थी फर्स्ट मॉडल एंड, और जी 5.5 लाख हमने कैश दिया था और 2.5 लाख मैंने लगन में दिया था और 1.5 लाख मैंने चिट्ठी पे दिया था और 2.5 लाख ही मैंने गोद भराई होती है एक हमारी, हमने उसमें दिया था। सारी रस्म हमने बड़े ढंग से करी थी। संजय नागर ने बताया कि शादी के कुछ ही महीने बाद बेटी परेशान रहने लगी थी। उसके ससुराल के लोग उसे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे, उस पर और ज्यादा दहेज लाने का दबाव बनाते थे। बेटी से जब भी फोन पर बात होती थी वो दहेज की मांग वाली बात बताती थी और यह गुहार लगाती थी कि किसी भी तरह उसके ससुराल के लोगों को समझाया बुझाया जाए। संजय नागर ने बताया कि शादी के बाद कई बार वो जलपुरा गए भी थे। ससुराल के लोगों के साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया था कि रिश्ता बचाकर रखने की कोशिश करे। कुछ दिन तक सब ठीक रहता था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद फिर से वही चीजें दोबारा शुरू हो जाती थी। संजय नागर के मुताबिक दीपिका के छत से गिरने की खबर मिलने से 1 घंटा पहले भी वो जलपुरा में ही थे, बेटी के ससुराल में थे। दहेज को लेकर बढ़े तनाव को कम करने और बातचीत के लिए वो वहां गए थे। संजय बता रहे हैं उनके घर लौटने के आधे घंटे बाद रात के करीब 12:30 बजे दीपिका के ससुराल वालों ने फोन किया और बताया कि उनकी बेटी गिर गई है, चोट लगी। खबर मिलते ही संजय अपने भाई, बेटे और पत्नी के साथ अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दीपिका की मौत हो चुकी है। बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी, उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे जो, और उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। शरीर पर कुछ चोट काफी चोट है। बेटी की मौत की खबर से पूरा परिवार टूट गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर संजय नागर बुरी तरह रोते बिलखते दिखे। बार बार वो एक ही आरोप लगाते दिखे कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की। का मर्डर किया गया भैया, हत्या करी गई है उसकी, मर्डर नहीं किया गया। बिल्कुल उसे जान से मार के ही लेके गए हैं हॉस्पिटल में। उसे मारने के बाद ही हॉस्पिटल लेके गए हैं। दीपिका की मौत ने पूरे परिवार को जाहिर सी बात है झकझोर कर रख दिया। उसके चाचा ने बताया कि जब उन्होंने दीपिका का शव देखा तो उनका कलेजा फट गया। उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान हैं, नीले पड़े हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है। दीपिका की मौत के बाद जलपुरा गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम ने पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि रात के वक्त वहां क्या हुआ था।
रात के 12:30 का टाइम था। हमने ये देखा था चीखती हुई नीचे गिरी थी आके। नीचे गिरी थी ये देखा था आपने? हाँ, हमने देखा था। दीपिका के घर वालों ने बताया कि 14 महीने पहले जब शादी हुई थी तो उन्होंने दिल खोल कर खर्च किया था, सारी रस्में धूमधाम से निभाई थी। उस वक्त 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था उनके मुताबिक। इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार और ज्यादा दहेज का दबाव बना रहे थे। संजय नागर ने इकोटेक 3 थाने में दीपिका के ससुर मनोज पर, सास पूनम पर, पति ऋतिक पर, ननद नेहा और तन्वी पर और ऋतिक के चाचा प्रमोद और विनोद पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया और सभी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। यहां तक कह दिया कि दीपिका के पति आरोपी ऋतिक का पुलिस एनकाउंटर कर दे। दीपिका के पिता संजय नागर और भाई अभिषेक ने मांग की कि इस मामले में ऐसी सजा दी जाए कि वो मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई किसी बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। घर में जितने भी सभी हैं, हाँ, सभी के भी, और लड़के का एनकाउंटर किया जाए और घर पे बिल्डोजर चलाया जाए। लड़के का तो एनकाउंटर होना चाहिए 100%। बाकी उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। पुलिस ने संजय नागर की शिकायत पर दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। दीपिका के घर वाले कह रहे हैं रात के वक्त उन्हें अस्पताल बुलाने के बाद ससुराल के लोग थोड़ी ही देर बाद वहां से चले गए थे। इस पूरे मामले में ससुराल वालों का पक्ष जानने के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम जलपुरा गांव में पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। जलपुरा गांव में 2-3 मंजिला यहाँ पर ये घर है। फिलहाल यहाँ पर ताला लटका हुआ है और पुलिस ने जो आरोपी पति और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो दीपिका के पिता हैं, दीपिका के परिवार वाले हैं, वो इसे हादसा या आत्महत्या नहीं मान रहे, बल्कि उनका सीधा आरोप यह है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या की है। आसपास के लोग भी इस मामले में कुछ भी बताने से बचते दिखाई दिए। दीपिका के मायके बादलपुर के कुड़ी खेड़ा गांव में मातम पसर गया। उनकी चाची ने ससुराल वालों की मंशा पर सवाल उठाए। टॉर्चर करा जा रहा था। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। जब उन्होंने रात उसको मार दिया था, जब हमारे पास उन्होंने फोन करा था, जब हमारे पास फोन करा था तो अथार्थ हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, शारदा में क्यों लेके गए थे। दीपिका की चाची ने आरोप लगाया कि रात के वक्त जब ससुराल के लोगों ने फोन पर गिरने की बात बताई थी तब भी उन्होंने झूठ बोला। परिवार कह रहा है उन्होंने झूठ बोला और गुमराह करने की कोशिश की। सासू ने भी, आदमी ने भी, ससुरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा और ऊपर से उसे फेंक दिया 3री मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे का, जब तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भेजकर दीपिका के ससुराल से सबूत इकट्ठा किए, कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले का पता लगाने की कोशिश की। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा नाम की महिला की संदिग्ध हालात में मौत से खलबली मच गई। वहां परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। ससुराल वालों ने इसे गलत बताया। इस बीच ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के भी आरोप लगाए। उनके मुताबिक पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की। पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल को वो फंदा नहीं दिया जिससे ट्विशा के सुसाइड करने की बात कही गई। पुलिस ने बिना फंदे के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवा दी। इन आरोपों के साथ परिवार वालों ने पूरा मामला भोपाल से बाहर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए जाने की मांग की और शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में हुई थी। उनके ससुराल वालों के मुताबिक ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ट्विशा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे, पीटा जा रहा था। बाद में ससुराल वालों ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि ट्विशा को ड्रग्स की लत लगी हुई थी। यह ससुराल वालों ने आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने ट्विशा के पति और सास पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन ट्विशा के परिवार वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए उनके पति और सास को जिम्मेदार ठहराया और सख्त सजा दिए जाने की मांग की। ट्विशा के पति का नाम समर्थ सिंह है, वो पेशे से वकील हैं। सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ट्विशा के ससुराल वालों ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और जांच को प्रभावित किया।
ऐसे में उन्हें नहीं लगता भोपाल में उन्हें न्याय मिल पाएगा, इसलिए मामले को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ पर ही सारे लोग उन्हीं के हैं, समर सिंह और गिरिवाला सिंह के। ट्विशा शर्मा दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। परिवार वालों के मुताबिक उनकी और समर्थ सिंह की मुलाकात 2024 में एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 6 महीने के अंदर ही ट्विशा को बुरी तरह परेशान किया गया, दहेज के लिए टॉर्चर किया गया और फिर 12 मई को उन्हें खबर दी गई कि ट्विशा ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ससुराल वाले खुद ट्विशा को अस्पताल ले गए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी थी। लेकिन ट्विशा के परिवार वालों ने आत्महत्या की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक ससुराल वालों ने हत्या की है। इसी वजह से परिवार वालों ने ट्विशा का शव लेने से इनकार कर दिया, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया, जबकि 6 दिन बीत चुके हैं मौत के। लेकिन परिवार वाले यह मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा हो और भोपाल में ना हो, क्योंकि वहां ट्विशा के ससुराल वालों का दबदबा है और फिर से वहां गलत रिपोर्ट बना दी जाएगी उनके मुताबिक। इसलिए दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम किया जाए, उनकी मांग है, ताकि उन्हें सही बात का पता चल सके, मौत की असली वजह का पता चल सके। जब सरासर पीएम रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है और जो सामने दिख रहे हैं साक्ष्य, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं सर। उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने PM2 के लिए अप्लाई किया है। इस बीच ट्विशा शर्मा की मां ने कोर्ट को अपने मोबाइल फोन के कुछ मैसेज दिखाए और आरोप लगाया कि ट्विशा को उनके ससुराल में लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा था। उनकी मां के मुताबिक 12 मई की रात ट्विशा ने उन्हें मैसेज किया था कि वो इतना परेशान हो चुकी हैं कि एक पल के लिए भी अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती, उन्हें नोएडा बुला लिया जाए। वो नोएडा लौटना चाहती थी। अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे, सास पर गंभीर आरोप लगाए थे। साफ किया था वो दोनों उन्हें भोपाल में देखना नहीं चाहते। परिवार वालों के मुताबिक शादी के कुछ महीने बाद ट्विशा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तनाव की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा था। इसके लिए वो कुछ दिन के लिए नोएडा आई थी, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने यह ताना मारा कि किसका बच्चा था जो अबॉर्शन करवाना पड़ा। ट्विशा की मां के मुताबिक ये सारी बातें उनकी बेटी ने मैसेज में लिखी, अपना दर्द बयां किया था। ट्विशा शर्मा की मां ने यह मैसेज कोर्ट को सबूत के तौर पर दिए, कोर्ट में अपना पक्ष रखा। ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि फांसी के फंदे पर झूलने की वजह से ही मौत हुई थी। ऐसा नहीं था कि पहले मौत हुई और फिर शव को फांसी से लटका दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले। इस वजह से फोरेंसिक जांच करने वाली टीम ने ब्लड सैंपल और दूसरे सबूत सुरक्षित रख लिए। लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सबसे अहम चीज वो फंदा था जिसे पुलिस ने जांच के लिए दिया ही नहीं, जबकि फोरेंसिक प्रक्रिया में गले के निशान का मिलान उसी चीज से किया जाता है जिससे खुदकुशी की गई हो। परिवार वालों के मुताबिक ससुराल वालों ने अपने प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल किया, केस को अपने पक्ष में करने के लिए सबूतों को मिटाने की कोशिश की। परिवार के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे पर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया। हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग की और प्रदर्शन के बीच ट्विशा शर्मा के ससुराल वालों ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने भी कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। उन्होंने दावा किया कि ट्विशा को ड्रग्स लेने की आदत थी। जब उन्हें ड्रग्स नहीं मिलते थे तब उनकी हालत खराब हो जाती थी, हाथ कांपने लगते थे। ससुराल वालों के मुताबिक ट्विशा को उनके मायके में यानी नोएडा में आसानी से ड्रग्स मिल जाते थे। उन्होंने दावा किया कि 17 अप्रैल को वो अचानक 2 दिन के लिए लापता हो गई थीं, नोएडा चली गई थीं बिना किसी को बताए। बाद में आकर अबॉर्शन कराने की उन्होंने जानकारी दी। ससुराल वालों ने दावा किया कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण ट्विशा की हालत खराब हो गई थी और इतनी खराब हो गई थी कि गर्भपात तक कराना पड़ गया था। उनके मुताबिक ससुराल में ट्विशा का इलाज भी चल रहा था। उन्हें मनोचिकित्सक को दिखाया जा रहा था ताकि ड्रग्स की लत को छुड़ाया जा सके। ट्विशा के परिवार वालों ने इन आरोपों से इनकार किया। उनके मुताबिक उनकी बेटी पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि ससुराल वाले खुद को बचा सकें। उल्टा उन्होंने ट्विशा के पति पर समर्थ सिंह पर ड्रग्स लेने के आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से बार काउंसिल ने उन्हें 2 साल तक सस्पेंड भी किया था। और दोनों पक्षों के दावों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। FIR में ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को आरोपी बनाया।
उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया। दहेज प्रताड़ना समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही जांच के लिए 6 सदस्यों की एक SIT गठित कर दी गई। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद से ही समर्थ सिंह फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पासपोर्ट रद्द किए जाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि वो देश छोड़कर भाग न सकें। पुलिस ने भरोसा दिया कि ट्विशा के परिवार वालों की जो भी आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। जांच में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस संबंध में डॉक्टर से और भी फर्दर हम लोग क्वेरी करवाएंगे। जो भी उनके घर वालों के डाउट हैं तो उन सबको क्लियर किया जाएगा। जो भी जांच आगे में होगी, जांच विवेचना में बिल्कुल क्लियर करेंगे। और फिर इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भोपाल की कोर्ट में पहुंच गए। वहां ट्विशा शर्मा के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिया कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, न्याय मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को भटकाने की कोशिश में है और ससुराल वालों का साथ दे रही है। इस बीच भोपाल में आरोपी समर्थ सिंह के घर के एक CCTV वीडियो की एक फुटेज आई जिसमें ट्विशा शर्मा नजर आई। पुलिस के मुताबिक ये घटना से पहले का CCTV वीडियो है। वो सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की तरफ जाती दिखी। उस वक्त कोई भी उनके साथ नहीं था। वो अकेले ऊपर की मंजिल पर गईं और इसके थोड़ी देर बाद ही वहां अचानक हलचल बढ़ गई। ऊपर वाली मंजिल पर ट्विशा बेसुध हालत में नजर आई। कुछ लोग उन्हें CPR देते दिखे। उनमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह भी थे। इसी दौरान एक महिला सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आई और एक दूसरे कमरे में चली गई बिना रुके, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर हंगामा मचा हुआ था। वो महिला एक कमरे में चली गई। इसके बाद समर्थ सिंह 2 लोगों के साथ मिलकर ट्विशा को नीचे लाते नजर आए। जब वो उन्हें नीचे ला रहे थे तब वो महिला अपने कमरे से बाहर निकली। ऊपर देखकर उन्होंने कुछ इशारा किया और फिर वो नीचे चली गई। इसके बाद समर्थ सिंह उन लोगों के साथ मिलकर शव को नीचे लेकर आए। उन्होंने सीढ़ियों पर फिर CPR दिया, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद वो तीनों शव को लेकर नीचे चले गए। उधर लखनऊ की जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। लखनऊ की जेल में बंद एक कैदी की हालत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे SC/ST मामले में 1 रोज पहले ही जेल भेजा गया था। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसकी जान गई। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में एक शव के कई टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। वहां छपरा एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में शव के टुकड़े मिले। शव के टुकड़ों को एक बक्से और बैग में छिपाकर रखा गया था। महाराष्ट्र के पालघर में बारातियों से भरी एक गाड़ी और एक ट्रक में भयंकर टक्कर हो गई। बताया गया उस गाड़ी में 100 से ज्यादा लोग थे। उनमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची और उसके परिवार की 700 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने सीज कर लिया। इनमें मुंबई के वर्ली इलाके की 3 बड़ी प्रॉपर्टियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 500 करोड़ बताई गई। इकबाल मिर्ची के खिलाफ हत्या, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियार रखने और वसूली के कई मामले दर्ज हैं। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक होटल में भयंकर आग लग गई। कई लोग होटल में फंस गए। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, बचाव अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक दोपहर के वक्त विट्ठल इंटरनेशनल होटल नाम के होटल में अचानक आग लग गई। आग नीचे वाले फ्लोर पर लगी थी, जो देखते ही देखते पूरे होटल में फैल गई। आग ने भयानक रूप ले लिया। पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। दूर दूर तक आग का धुआं फैल गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए। वहां पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। इमारत पर पानी की बौछार की गई। दमकल की टीम चारों तरफ से पानी बरसाती दिखी, लेकिन आग ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि दमकल की टीम को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया और उस होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक उस होटल में करीब 15 लोग फंसे हुए थे। सभी लोग सही सलामत बाहर आ गए। आग लगने की वजह का पता लगाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ था। आग चौथी मंजिल 5वीं मंजिल तक देखिए फैल गई। काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। और आग जो लगी है ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से हुई है। आग लगने से होटल को काफी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान ऊपर वाली मंजिल को हुआ। वहां काफी देर तक आग की लपटें उठती रहीं। सारा सामान जलकर राख हो गया। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया।
प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर, उन्हें बच्चे एम सर के नाम से जानते हैं। इससे पहले सीबीआई ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का दावा किया था। उनका नाम था प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। पीवी कुलकर्णी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था और बता रहे हैं वो नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए से जुड़े थे, इसलिए वो नीट परीक्षा के पेपर तक पहुंच पाए। उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के लातूर से हुई। सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं नीट परीक्षा के 10 दिन पहले ही उन्होंने पेपर लीक कर दिया था। 10 दिन पहले आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को पेपर बेचा। प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी यानी रेणुकाई करियर सेंटर नाम का एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग सेंटरों में एक है। आरसीसी का नेटवर्क महाराष्ट्र के कई जिलों में फैला हुआ है। हर साल करीब 40,000 बच्चे उनके कोचिंग सेंटरों में नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं। शिवराज मोटेगांवकर खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो बच्चों के बीच एम सर के नाम से मशहूर है। सीबीआई की टीम पुणे और लातूर में कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है, उनके कोचिंग सेंटरों में छापेमारी कर चुकी है, वहां से कई मोबाइल फोन और लैपटॉप ले जा चुकी है। सीबीआई इस जांच में जुटी है कि कहीं एम सर ने फोन से तो पेपर लीक नहीं किया। जांच के दौरान सीबीआई के हाथ एक और सुराग लगा। एम सर के कोचिंग सेंटर आरसीसी में पढ़ने वाले एक छात्र के परिवार वालों ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरसीसी ने एक मॉक टेस्ट करवाया था, उसमें 42 सवाल ऐसे थे जो असली वाले नीट पेपर से मिलते जुलते थे। इसके बाद सीबीआई से इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी सीबीआई ने। इससे पहले सीबीआई ने पुणे से प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। सूत्र कह रहे हैं उन्होंने अपने पुणे वाले घर पर नीट की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों को स्पेशल कोचिंग के लिए बुलाया था। जांच में सामने आया कि पीवी कुलकर्णी ने जो सवाल अपनी स्पेशल कोचिंग क्लास में लिखवाए थे, वही सवाल 3 मई को नीट की परीक्षा में भी आए थे। यह भी पता चला उन्होंने स्पेशल कोचिंग क्लास में आने वाले छात्रों से लाखों रुपए वसूले थे। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक मामले के आरोपी विकास से जुड़ी भी कई जानकारियां सामने आई। विकास राजस्थान के सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। पिछले साल उसने नीट पास किया था। उस कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से विकास ने कॉलेज आना बंद कर दिया, वो गायब हो गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि विकास पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं है। विकास का पढ़ाई में ध्यान नहीं था, उसके टेस्ट में भी नंबर अच्छे नहीं आते थे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक विकास 11 मई से ही कॉलेज से गायब है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब वो कॉलेज से अचानक गायब हुआ। जनवरी महीने में वो सिर्फ 1 या 2 दिन ही कॉलेज आया था। 11 मई तक 11 मई तक ये क्लासेस में प्रेजेंट था और उसके बाद से ये नहीं आ रहा। जो उसकी परफॉर्मेंस है, जैसा टीचर से पूछा है उनके टीचर से, तो उन्होंने सेटिस्फैक्टरी नहीं बताया। पिछले साल विकास ने नीट पास किया था, अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इससे पहले विकास के 10वीं और 12वीं के नंबर सामने आए तो 10वीं में 63% ही नंबर आए थे, 12वीं में सिर्फ 55% आए थे। फर्स्ट डिवीजन में भी पास नहीं हुआ था, लेकिन उसने नीट की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उसे सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन उस कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक नीट परीक्षा पास करने वाला विकास पढ़ाई में कुछ खास नहीं है। इसके अलावा विकास की बहन पलक भी अपने कॉलेज से गायब मिली। पलक विकास के ताऊ की बेटी, वो भी पिछले साल ही नीट परीक्षा में पास हुई थी। उसे जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। न्यूज़ 18 की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन पलक गायब मिली। पलक के साथ पढ़ने वाली छात्राओं को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, आज नहीं आई। कितने दिनों से नहीं आई? 2-3 दिन से नहीं आई है। 2-3 दिन से नहीं आई है। कैसे वो पढ़ाई में कैसे है? ठीक है, मतलब अच्छी है। ठीक है। टेस्ट वेस्ट पास कर रही है? हाँ, पास कर रही है। आरोप है इस साल की तरह पिछले साल भी पलक के भाई विकास ने नीट का पेपर खरीदा और पेपर की बदौलत ही विकास और पलक समेत 5 बच्चे उस परिवार के नीट की परीक्षा में पास हुए। इधर लखनऊ की जिला कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने काम बंद रखने का ऐलान कर दिया।
लखनऊ जिला कोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने 3 दिन तक काम न करने का ऐलान किया। एक रोज पहले कोर्ट परिसर में अवैध निर्माण तोड़ा गया था। कई वकीलों के चेंबर भी ढहा दिए गए थे। वकीलों ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय में प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन से अतिक्रमण हटवाने का काम किया। जीटी रोड के पास 80 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इससे पहले उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे से गुजर रही एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। राहत और बचाव दल ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक ट्रक और एक गाड़ी की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उस गाड़ी में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त चेतावनी दी। लखनऊ में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने 2 टूक कह दिया कि सड़क घेर कर किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्रेम से मानेंगे तो ठीक, वरना दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ गया। विपक्ष ने उनके बयान का विरोध शुरू कर दिया, आपत्ति जताई, आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी और अयोध्या के संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया और सभी को नियमों का पालन करने की सलाह दी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर होने वाली नमाज को लेकर एक कार्यक्रम में सख्त चेतावनी दी। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री की नमाज को लेकर यह चेतावनी बकरीद से 1 हफ्ता पहले आई। सीएम ने 2 टूक कह दिया, नियमों का पालन सबको करना होगा, किसी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूरे देश में सियासी घमासान चढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान बुरी तरह भड़के नजर आए। किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताई, लेकिन अयोध्या के साधु संत मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आए। मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करना चाहिए। अगर ये आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सरकार के पास दंड विधान भी है, इसलिए प्यार से समझ जाओ तो अच्छा है। यूपी सरकार ने 2022 और 2023 में सड़कों पर होने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। आदेश दिया था कि ईद, अलविदा जुमा या किसी भी दूसरे दिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम केवल ईदगाह, मस्जिदों या निर्धारित धार्मिक स्थलों के अंदर ही होने चाहिए। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के नमाज को लेकर दिए गए बयान से सियासी माहौल फिर गर्मा गया। उधर पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में सरकार ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर चल रही योजनाओं पर अगले महीने से पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा कर दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यूपी के मुजफ्फरनगर से राजकुमार नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार हरिद्वार से होते हुए दिल्ली भागने की कोशिश में था। पूछताछ में जानकारी मिली कि वो यूपी के बलिया का रहने वाला है। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली।
तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि बस्तर में सुरक्षा बल के 200 कैंपों में 70 को जनसेवा केंद्र में बदला जाएगा। इन केंद्रों से बस्तर के लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की अनदेखी करते हुए यूपी के मेरठ में बीजेपी के एक नेता ने ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी और जरूरत पड़ने पर ही गाड़ियां निकालने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अपना काफिला निकाला। काफिला भी कोई छोटा मोटा नहीं, सैकड़ों ट्रैक्टर और गाड़ियां काफिले में। मेरठ के गांव में एक कार्यक्रम रखा गया था। गौरव चौधरी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ चल रहा काफिला चर्चा का विषय बन गया। एक साथ कई ट्रैक्टर गाड़ियां सड़कों पर उतर आई। दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी। कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। गाड़ियां रेंगती नजर आईं। उनमें एक ट्रैक्टर में खुद बीजेपी नेता गौरव चौधरी बैठे नजर आए। उनके पीछे ट्रैक्टरों का लंबा काफिला चलता दिखा और ट्रैक्टरों के पीछे कई गाड़ियां चलती दिखी। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी नेता घिर गए। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल की बचत के लिए पीएम ने अपना काफिला तक कम कर दिया, यह बात कही जा रही है। पीएम की अपील के बाद कई मंत्रियों और कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने भी अपना काफिला कम कर दिया, लेकिन बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष ने जोर शोर से अपना काफिला निकाला। सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता ने सफाई भी दी। कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सिर्फ एक गाड़ी से ही निकले थे, लेकिन बाद में गांव वाले अपने अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर आ गए और उनके पीछे पीछे चलने लग गए। उधर कोलकाता में पुलिस पर हुए पथराव की घटना के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। शुवेंदु अधिकारी कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पहुंचे। वहां पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया, हौसला बुलंद किया। एक रोज पहले वहां पथराव की घटना हो गई थी। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी पार्क सर्कस इलाके में। तो पार्क सर्कस इलाके के बिल्कुल नजदीक तिलजिला इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे। तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने फिर पथराव शुरू कर दिया था। पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके थे, पुलिस कर्मियों पर ईंटें फेंकी थी, उनको घेर लिया था। अफरा तफरी मच गई थी। प्रदर्शनकारी दौड़ने लगे, उनमें कुछ महिलाएं भी दौड़ने लगी, भागने लगी। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया, भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों से हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की और पथराव में शामिल 38 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था वहां। पथराव की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पार्क सर्कस इलाके में खुद पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी ने पुलिसकर्मियों पर हमले की निंदा की। हमले के आरोपियों को सख्त चेतावनी दी कि पुलिस पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। इट्स ए प्लान इंसिडेंट। शुवेंदु अधिकारी ने साफ किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उधर गुजरात के सूरत में बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुजरात के सूरत में बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनके परिवार का आरोप है कि उधना इलाके में 2 लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने 5.5 लाख के नकली नोट बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सभी नोट 500-500 के थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों ने जमीन पर रेंगते हुए प्रदर्शन किया। राज्य में 2020 और 2022 में हुई
69,000 टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभ्यर्थियों के मुताबिक कोर्ट में लंबित केस में सरकार कोई पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए मामला सुलझ नहीं पा रहा। दिल्ली में ईडी ने बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस मामले में ईडी की अलग अलग टीमों ने दिल्ली और गोवा समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इधर दिल्ली के वजीराबाद इलाके में 10 साल के एक बच्चे की डूबने से जान चली गई। संस्कार नाम का वो बच्चा एक स्विमिंग पूल में तैरने के लिए पहुंचा था। उसके साथ कुछ और बच्चे भी वहां तैरने के लिए पहुंचे। उसके पिता का कहना है कि संस्कार ने स्विमिंग पूल में जाने की जिद करने पर उन्होंने उसे वहां पर भेज दिया, लेकिन उसके स्विमिंग पूल में जाने के आधे घंटे के बाद ही उन्हें संस्कार के बेहोश होने की जानकारी मिली। ये सुनते ही वो घबरा गए, फौरन अपने घर से निकल गए। इस दौरान उस स्विमिंग पूल में मौजूद कुछ लोग संस्कार को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। थोड़ी देर में उसके पिता भी पहुंच गए। वो उसको लेकर वहां से ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन उसकी सांसें थम गई। उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने संस्कार को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत ने उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया। उसके परिवार का सब कुछ उजड़ गया। परिवार में मातम पसर गया। संस्कार के पिता ने बताया कि स्विमिंग पूल को चलाने वाले की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली। उनका आरोप है उसे अवैध तरीके से चलाया जा रहा था स्विमिंग पूल को। वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। बच्चों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट नहीं थी। स्विमिंग पूल के लिए इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान तक नहीं रखा था। वहां नियमों की अनदेखी की जा रही थी। संस्कार के पिता ने आरोप लगाया कि इलाके के एक ड्राइवर के साथ उनका बेटा उस स्विमिंग पूल में पहुंचा था। उनके बेटे के साथ कुछ और बच्चे भी पहुंचे थे और इसके लिए उस ड्राइवर को उन्होंने पैसे भी दिए थे। हम तो सिर्फ ड्राइवर के भरोसे गए ना कि ये जो ड्राइवर पैसे ले रहा है। स्विमिंग पूल के रेट 100 रुपये है, ड्राइवर ने 250 रुपये पर पर्सन लिया। इस चीज़ के ड्राइवर क्या कहता है कि लड़का जब अंदर घुसा है तो वो दूसरे बड़े वाले उसमें चला गया, बड़े वाले उसमें। ठीक। संस्कार का पिता का कहना है कि डूबने के काफी देर बाद तक वो स्विमिंग पूल में ही रहा। वहां तैरने पहुंचे कई दूसरे बच्चों के देखने के बाद उसे पूल से बाहर निकाला, लेकिन वक्त पर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, इसलिए उसकी जान चली गई। उसकी मौत के बाद उसके पिता ने वजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस से इंसाफ की मांग की, स्विमिंग पूल को चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। उधर राजस्थान के जोधपुर में गैंगरेप पीड़ित 2 बहनों के खुदकुशी करने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक एक लड़की ने गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 20 मार्च को सुसाइड कर लिया था। उस लड़की ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और वो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान ले ली। उसकी मौत के बाद आरोपियों ने उसकी छोटी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। यह आरोप है, उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद छोटी बहन ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए वो लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई, हंगामा खड़ा कर दिया। उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई और तभी उस लड़की ने सबके सामने जहर खा लिया और बेहोश हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया 11 अप्रैल को उस लड़की ने 8 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। लिखा था कि आरोपियों ने पहले उसकी बड़ी बहन का गैंगरेप किया, उसे ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। बड़ी बहन की मौत के बाद आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कई बार उसका शोषण किया। इस शिकायत के साथ ही उस लड़की ने पुलिस को एक लिखित चेतावनी भी दी थी कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। आरोप लगा कि इस चेतावनी के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शिकायत दर्ज करवाए 30 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं। लड़की के वकील के मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी लगातार उस लड़की को धमकी दे रहे थे और परेशान कर रहे थे। उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिस कारण उसने सुसाइड किया था। और इसने भी कहा कि मेरे को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया गया और पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मेरी यही हालत होगी। और आरोप है इससे ही परेशान होकर उस लड़की ने भी सुसाइड कर ली। इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया।
पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगने लग गए। पुलिस ने सफाई दी, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। हमने चौकी अफसर को लाइन हाजिर किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड इसमें हमने एक अलग से भी इंक्वायरी बैठाई है कि क्या इसमें कोई नेग्लिजेंस आईओ की तरफ से इसमें हुए हैं। पुलिस भरोसा दे रही है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का डिजाइन जारी कर दिया गया। भारतीय रेलवे ने मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित डिजाइन जारी कर दिया। ट्रेन 8 कोच की होगी जो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे ने अगले साल 15 अगस्त तक इसकी शुरुआत होने की संभावना जताई। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने कश्मीरी गेट से आईटीओ तक मेट्रो से सफर किया। इसके बाद वो दिल्ली सचिवालय तक फीडर बस से गईं। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने वाली अपील के बाद साइकिल से सफर किया। उनके साथ कुछ और लोग भी साइकिल चलाते दिखे। रवि किशन ने लोगों से अपील की कि वो ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाली कंपनियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ऐसी कंपनियां अब हरियाणा में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगी। ऐसी कंपनियां सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीद पाएंगी। ये नियम सिर्फ ई-कॉमर्स कंपनियों और सामान पहुंचाने वाली कंपनियों पर लागू होगा। उधर उत्तराखंड के देहरादून की खुफिया लेबोरेटरी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा मारा। वहां आरोप है कि कुछ खतरनाक ड्रग्स बन रहे थे। ऐसे ड्रग्स बन रहे थे जिनके बारे में बताया जाता है कि वो आतंकियों को दिए जाते थे। एनसीबी ने एक खास ऑपरेशन के तहत बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। एनसीबी की टीम ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में सीरिया के एक नागरिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके मुताबिक इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब दिल्ली के एक इलाके में भारी मात्रा में ये ड्रग्स मिले और आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उत्तराखंड की एक फैक्ट्री में ये ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे। तो एनसीबी की टीम उस फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची और बताया कि वहां खतरनाक ड्रग्स बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों कार्टन रखे दिखे, तरह तरह की आधुनिक मशीनें रखी दिखी, बोरियों में रंग बिरंगी दवाइयां रखी दिखी, रंग बिरंगा पाउडर रखा दिखा, खाली बोतलें दिखी। इसके अलावा भी कई तरह का सामान रखा दिखाई दिया। पैकेजिंग यूनिट में भी बड़ी बड़ी मशीनें रखी दिखी। एनसीबी की टीम ने छापेमारी में 227 किलो से ज्यादा के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जांच एजेंसियां कह रही हैं जो ड्रग्स वहां बनाए जा रहे थे वो बेहद खतरनाक होते हैं, आतंकियों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो एक्टिव रहें। ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया था। ये जो दवाइयां थी असल में इनका गलत इस्तेमाल हो रहा था ड्रग्स के तौर पर, इसलिए इनको बैन कर दिया गया था। गोवा के पूर्व डीजीपी ने भी ड्रग्स मिलने पर चिंता जताई। साथ ही एनसीबी की कार्रवाई की सराहना की। ये ड्रग का मिसयूज होने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पे इस ड्रग को बैन कर दिया गया है, लेकिन कई जगह इसका इलीगल बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। एनसीबी की टीम ने गिरोह में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा कि वो भारत में ये ड्रग्स तैयार करके उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की साजिश रच रहे थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि इस नेटवर्क के तार किन किन देशों और किन राज्यों से जुड़े हैं। ये जांच भी शुरू की गई कि भारत में तैयार किए गए ये ड्रग्स किन देशों में भेजे जाने थे और इसके पीछे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट शामिल है। उधर यूपी में गर्मी का अलर्ट जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कई निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और राहत बचाव एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई तक दिल्ली में भारी गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया।
बिहार के शेखपुरा में भीषण गर्मी की वजह से एक सरकारी स्कूल में 10 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले भी उस सरकारी स्कूल में 20 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी। इधर मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए। जिस युवक की मौत हुई वो एक होटल का कर्मचारी बताया गया। नगर निगम की टीम पालघर के नायगांव पूर्व इलाके में अतिक्रमण हटवा रही थी। अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही थी। तभी उसकी नजर एक होटल के बाहर लगी होर्डिंग पर पड़ी। होर्डिंग उसी होटल की थी, सड़क के बिल्कुल पास लगी थी। नगर निगम की टीम को देखकर होटल के कुछ कर्मचारी होर्डिंग को हटाने में जुट गए, लेकिन लोहे की वो होर्डिंग भारी थी। उसकी ऊंचाई करीब 15 फीट थी, इसलिए उसे हटाना मुश्किल हो गया। उसके नीचे पहिए लगे थे। उन लोगों ने पहले उसे धक्का देकर खिसकाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके पहिए जमीन में अटक गए। उनमें एक कर्मचारी ने लोहे के स्टैंड पर चढ़कर फिर उसे खींचना शुरू किया। वो उसे इधर उधर खींचने लगा पूरी ताकत लगाकर, लेकिन होर्डिंग आगे बढ़ी ही नहीं। लोहे के स्टैंड पर खड़ा कर्मचारी फिर थककर नीचे उतर गया। जब कुछ समझ नहीं आया तो उन लोगों ने लोहे की होर्डिंग को ऊपर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने ऊपर उठाई होर्डिंग, ऊपर लगे हाई टेंशन तार के संपर्क में वो आ गई, बिजली के तार में। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता। तार के संपर्क में आते ही चारों कर्मचारी झटके के साथ जमीन पर गिर गए। करंट का झटका इतना तेज था कि चंद सेकंड में वो नीचे गिर गए। उनके हाथ से होर्डिंग छूट गई। वो बेसुध पड़े रहे। आसपास के लोग घबरा गए, उनकी मदद के लिए दौड़े। अफरा तफरी मच गई। चारों कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि इलाज शुरू हो पाता उनमें एक कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत हो गई। हालांकि बाकी 3 कर्मचारियों की जान बच गई। उधर झारखंड में पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के चाईबासा में पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 30 महिला, पुरुष और 6 नाबालिग बच्चों को छुड़वाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सभी लोगों को गुजरात ले जाने की फिराक में थे। दिल्ली के भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि थोड़ी ही देर में कार आग का गोला बन गई। उसके ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। कुछ दिन पहले अचानक इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। मरम्मत के काम में जुटी टीम ने उम्मीद जताई कि अगले 2 हफ्तों में इस पुल को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार के लखीसराय में 6 साल पहले बने एक पुल में दरार पड़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर बैरियर लगा दिया। भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन बैरियर की वजह से एम्बुलेंस भी वहां से नहीं जा पा रही। इसीलिए इलाके के लोग बैरियर को ऊंचा करने की जिद पर अड़ गए ताकि एम्बुलेंस वहां से निकल सके। इधर कर्नाटक के कोडगु जिले में एक महिला पर्यटक की हाथी के नीचे दबने से मौत हो गई। चेन्नई की रहने वाली थी महिला, 33 साल की। परिवार के साथ चेन्नई से कोडगु घूमने गई थी, छुट्टियां मनाने के लिए। उनके पति भी उनके साथ थे, 6 साल की बेटी भी साथ थी। एलिफेंट कैंप में हाथी देखने पहुंचे, बेहद खुश थे, उन्हें बेहद करीब से देख रहे थे। तभी नदी में स्नान कर रहे 2 हाथियों के बीच लड़ाई हो गई। वो एक दूसरे से भिड़ गए और उनमें एक हाथी ने दूसरे हाथी पर हमला कर दिया, उसे नदी में गिरा दिया। उसके ऊपर बैठा एक लड़का हाथी को काबू करने की कोशिश करता दिखा, उस पर डंडे मारने लग गया ताकि हाथी किसी तरह शांत हो जाए। हाथी बिल्कुल बेकाबू हो गया। ऐसा लगा मानो वो उस लड़के को किसी भी वक्त गिरा देगा। तभी जमीन पर लेटा दूसरा हाथी अचानक उठा, हमले के डर से भागने लगा और हमले कर रहा हाथी भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और लगातार उस पर वार करता रहा। तो उन्हें देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लग गए। तभी वो महिला उस हाथी की चपेट में आ गई। भारी भरकम हाथी उनके ऊपर गिर गया। महिला उसके पैर के नीचे दब गई। आसपास के लोगों ने पत्थर मारकर हाथी को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने महिला को बुरी तरह कुचल दिया। काफी देर तक वो नीचे ही दबी रही। महिला के पति ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की। उनकी गोद में एक छोटी बच्ची भी थी। वो एक हाथ से महिला को खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उन्हें काफी चोट लग चुकी थी। वो पूरी तरह लहूलुहान हो गई। हादसे को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
पानी में खड़े लोग दूर भागने लगे। बाद में घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।